हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को संघमित्रा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मतलब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके साथ साथ जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में अर्थ स्पष्ट करने वाला आता है वो सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो संघमित्रा एकांकी के आधार पर संघमित्रा का चरित्र चित्रण करें। तो नाटककार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी विरचित संघमित्रा नामक नाटक में सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली तथा मन को स्पर्श करने वाला है। तो सबसे पहले संघमित्रा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है, और संघमित्रा चैप्टर के बारे में, संघमित्रा में जो चैप्टर है वो संघमित्रा किसके नाम पे पड़ा है? तो जो सम्राट अशोक की पुत्री है उनका नाम संघमित्रा है और उसी के नाम पे इस चैप्टर का नाम पड़ा है। मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इस कहानी में जो भी बात है वो सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के इर्द गिर्द घूमने वाली है। उसका व्यक्तित्व बड़ा ही निश्चल एवं प्रभाव उत्पादक है। संघमित्रा मानव समाज के तुमुल कोलाहल के बीच निरंतर जलने वाली वह दीपशिखा है जिसके आलोक में मानव जाति का कल्याणकारी पथ प्रशस्त होता है। मानवता नए ज्ञानलोक में देवीप्यमान हो उठी है। संघमित्रा न्यायोचित समस्त गरिमा से संपन्न एक महान नारी है। त्याग, सेवा और करुणा नारी जाति का शाश्वत आभूषण है। संघमित्रा के अंतस्थल में इन तीनों तत्वों के दर्शन होते हैं। सेवा, त्याग और समर्पण की भावना की वह साक्षात प्रतिमूर्ति है। मानवीय आदर्शों के इन्हीं महान रत्नों को संजोकर संघमित्रा ने भव्य महल खड़ा किया है। वह कहती है, बदला हुआ आदमी संसार को भी बदल देता है। हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं। उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो, न विजित, न युद्ध हो, न पराजय, न हिंसा हो, न घृणा। जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में न बटे, जहाँ हृदय खींचातानी में न पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की परिणति हो ज्ञान में, कल्याण में। हम संसार को बदलने चले हैं। देखो हमारा अलौकिक अभियान। वस्तुतः संघमित्रा इन्हीं उदात्त विचारों को लेकर जीवन तथा जगत का निर्माण करना चाहती है। जैसा कि कहा जा चुका है, संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है। उस अशोक की जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। अशोक जो है ना वो अपने 99 भाई की हत्या किए हुए। ठीक है, कलिंग की धरती को मानव रक्त से लाल कर दिया। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए हिंसा को प्रश्रय दिया। किंतु संघमित्रा जीवन के प्रथम प्रभात से ही अहिंसा में विश्वास करती रही तथा जीवन पर्यंत शाश्वत विजय की प्राप्ति के लिए शांति, प्रेम और अहिंसा के बीच मंत्र के रूप में ग्रहण कर मानवता के पथ को प्रशस्त करती रही। उसकी मान्यता थी कि शक्ति और अहम के प्रदर्शन के द्वारा मनुष्य के शरीर पर तो अधिकार प्राप्त कर सकता है, उसकी आत्मा पर नहीं। वह मानवीय आदर्शों से समाविष्ट महाचेतना में विश्वास करने वाली थी। वह सदा मानव हृदय पर अधिकार करने की चेष्टा करती थी। सम्राट अशोक ने अपनी युद्ध तृष्णा और साम्राज्य विस्तार की लालसा की परितुष्टि कलंक के लाखों मनुष्य को मौत के घाट पर उतार कर की थी, जिसके प्रतिदान में उन्हें घृणा मिली, पश्चाताप मिला। संघमित्रा ऐसे युद्ध के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही जिसमें विजेता और विजित का अंतर समाप्त हो जाए, हत्या, जघन्य अपराध से मानव समाज मुक्त हो जाए। संघमित्रा की उक्ति है, विजय जिसमें विजित के हृदय में विजेता के प्रति घृणा न हो, विजय जिसमें विजेता की आकांक्षा हो अधिक से अधिक सेवा करना, और विजय जिसमें विजित की आकांक्षा हो विजेता को अपने हृदय आसन पर बिठाए रखना। देखिए विजय का क्या मतलब है? संघमित्रा के अनुसार विजय का मतलब है जिसमें विजित के हृदय में विजेता के प्रति घृणा न हो। मतलब जो आदमी जीते ना वो हारने के प्रति कोई घृणा का भाव न रखे, और जिसमें विजेता की आकांक्षा हो, और जो आदमी विजेता हो उसका वो ज़्यादातर ये चाहे कि जो हम लोग हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा करे। और विजय जिसमें विजित की आकांक्षा हो विजेता को अपने हृदय आसन पर बिठाए रखना। ठीक है, संघमित्रा एक सहिष्णु नारी है। वह विपत्तियों को कभी विचलित नहीं होती है। उसका अंतःस्थल उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं से दीप्त है। वह अतीत पर पश्चाताप करके अपने जीवन को कुंठित बनाने के बजाय आशा का संबल लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षी है। इन्हीं भावना से आंदोलित होकर वह निराशा से ग्रस्त नीलमणि को भी समझाती है, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार। हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें। अतीत के बारे में सोच के क्या फ़ायदा। ठीक है,
इसके अतिरिक्त कुमारी संघमित्रा में भावुकता कूट कूट कर भरी हुई है। उसके अंत स्थल में प्रेम की जो लहरें जीवन के प्रारंभिक चरण में ही तरंगित होती है, उनसे उनका सारा जीवन मधुर संगीत बन जाता है। किंतु उसके प्रेम में वासना का नामो निशान नहीं है। वह प्रेम को अत्यधिक गहरे और व्यापक रूप में देखती है तथा शारीरिक संपर्क से अधिक मानसिक संबंध से भी विश्वास रखती है। वह युद्ध और प्रेम को एक ही सिक्के के दो रूप मानती है। साधारण नारी की तरह उनके अंतरस्थल में वासना का कोलाहल नहीं है। सामाजिक बंधन के अनुकूल वह अपने शरीर पर पति का अधिकार मानती है तथा अपने मन को देश की सेवा में अर्पित करती है। सिंहल विजय में उसके चरित्र में और अधिक निखार देखने को मिलता है। जिस महान को संपन्न करने में पिता समर्थ सिद्ध नहीं हो सका, उस कार्य को पुत्री अत्यधिक दक्षता के साथ संपन्न करती है। सिंहल द्वीप की विजय भारतीय सेना के द्वारा नहीं, संघमित्रा के सेवाव्रत, त्याग और स्नेहपूर्ण आचरण से ही संभव हो सकी। इस प्रकार संघमित्रा और सिंहल विजय दोनों एकांकियों में चित्रित संघमित्रा का चरित्र अत्यधिक मोहक और आकर्षक है। बेनीपुरी जी ने संघमित्रा को मानवतावादी उपासिका के रूप में चित्रित किया है। संघमित्रा के परमोज्वल, भावुक और करुणा कलित चरित्र को देखकर जयशंकर प्रसाद और शरदचंद्र के नारी पात्रों की याद बरबस आ जाती है। वस्तुतः संघमित्रा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पलतल में के संपूर्ण अर्थ वैभव का साक्षात प्रतिमूर्ति हो। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संघमित्रा एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो संघमित्रा की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। इस नाटक के माध्यम से नाटककार बेनीपुरी ने अशोक के कलिंग पर आक्रमण करने तथा उससे उत्पन्न स्थितियों पर उसका हृदय परिवर्तन होना जैसे ऐतिहासिक तथ्यों को आधुनिक संदर्भ में अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। इस नाटक का कथानक मगध सम्राट अशोक के राजप्रसाद से प्रारंभ होता है। इसके प्रथम दृश्य में कलिंग में होने वाले भयानक संघर्ष की सूचना महेंद्र के माध्यम से दी जाती है। कलिंग के लोमहर्षक रक्तपात और हिंसा का वर्णन अशोक पुत्र महेंद्र अशोक पुत्री मित्रा के समक्ष करता है। कलिंग का युद्ध समाप्त होता है। अशोक को लाशों से भरा कलिंग प्राप्त होता है। उसी युद्ध में छत विछत कलिंग कुमार राष्ट्र प्रेमी नीलमणि अपनी समस्त शक्ति को एकत्र कर सम्राट अशोक पर घातक प्रहार उस समय करता है जब वह लाशों के बीच विजयोन्माद में घूम रहा था। घायल कलिंग कुमार बंदी बनाकर पाटलिपुत्र ले आया जाता है। कलिंग का भीषण रक्तपात सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल देता है। किंतु बंदी बनाकर पाटलिपुत्र लाया गया नीलमणि राजमहल के बंदी गृह में विक्षिप्त बना हुआ है। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा अपने स्नेह और सेवा से नीलमणि के मानसिक ताप को शीतल करना चाहती है, किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वस्व खोए हुए व्यक्ति की तरह वह छटपटाता रहता है तथा उसके मन में सम्राट अशोक, पाटलिपुत्र की जनता और सर्वोपरि गंगा के पवित्र जल के प्रति विशाली अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होती हुई प्रतीत होती है। वह रह रहकर संघमित्रा पर व्यंग्यबाण बरसाता है। नीलमणि के प्रति अनुरक्त संघमित्रा इससे विचलित नहीं होती। वह प्रेम के प्रचार और विश्व से हिंसा के उन्मूलन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाती है। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर सम्राट अशोक की दिशा बदल जाती है। उसके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसकी पुत्री संघमित्रा अपने भाई महेंद्र के साथ सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान करती है। इसी क्रम में संघमित्रा के नीलमणि से भेंट होती है। नीलमणि संघमित्रा के जीवन आदर्श को देखकर अत्यधिक प्रभावित होता है। पाटलिपुत्र तथा अशोक परिवार के प्रति हिंसा की भावना रखने वाले कठोर नीलमणि आश्चर्यित हो उठता है। संघमित्रा के आचरण के फलस्वरूप प्रति हिंसा, क्षोभ और घृणा की आंधी समाप्त हो जाती है। वह अपनी धृष्टता स्वीकार कर लेती है तथा वह महेंद्र और संघमित्रा से क्षमा याचना करता है। सहृदयता, दया, करुणा, क्षमा आदि बौद्ध मंत्रों के प्रसार द्वारा विश्व युद्ध समाप्त करने की अभिलाषिनी संघमित्रा अपने स्नेह की अजस्र वर्षा से नीलमणि के तप्त मानस को सुशीतल करती है। इस प्रकार नीलमणि अत्यधिक प्रभावित होता है। संघमित्रा के चारित्रिक महत्व और मानवतावाद को प्रस्तुत करता हुआ यह एकांकी इसके साथ ही समाप्त हो जाता है। नीलमणि संघमित्रा के समक्ष इस प्रकार नतमस्तक होता है मानो मानवता के पुनीत आचरण के समक्ष दानवता अस्त्र डाल रही हो। इस नाटक की समाप्ति के साथ ही मानवता और सदास्यता की पवित्र सुगंध चारों ओर फैल जाती है। सिद्धहस्त नाटककार बेनीपुरी ने ऐतिहासिक घटना तथा पात्रों को लेकर अपनी कल्पना शक्ति का कौशलपूर्ण समन्वय किया है। उन्होंने स्वयं लिखा है, इतिहास में सिर्फ नाम दिया है, ढांचा दिया है, मैंने इसे रूप देने की चेष्टा की है, उसमें मांस और त्वचा देने का प्रयत्न किया है। चलिए अब हम लोग संघमित्रा एकांकी के आधार पर नीलमणि जो था ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है,
संघमित्रा में चित्रित नीलमणि का चरित्र एक वीर युवक का चरित्र है, जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति अपार श्रद्धा भक्ति है। उसके आचरण में एक देशभक्त की मन स्थिति की नैसर्गिकता व्यक्त होती है। एक राष्ट्रभक्त को अपने राष्ट्र के कण कण से प्यार होता है। अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता को वह सबसे अधिक महत्व देता है। उसके मन प्राण सदा स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर रहते हैं। जब उसने राष्ट्र की स्वतंत्रता पर कुठारघात होता है, उसका देश विदेशियों के द्वारा कुचला जाता है, तब उसका हृदय हाहाकार कर उठता है। उसके अंतःस्थल में क्षोभ की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। वह अशांत हो जाता है। नीलमणि के चरित्र में भी उपयुक्त सभी तथ्यों का समाहार देखा जाता है। जब संघमित्रा नीलमणि से शांत होने का आग्रह करती है, तब वह स्पष्ट शब्दों में कहता है, जिसका घोंसला जला दिया गया हो ना, वह पंछी शांत कैसे हो सकता है राजकुमारी। वस्तुतः नीलमणि के माध्यम से एक देश प्रेमी के मन के क्षोभ एवं आक्रोश सरलता से समझा जा सकता है। अपने राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों के सुख स्वप्नों को नष्ट करने वाले सम्राट अशोक को घृणा भरी दृष्टि से देखता है। अशोक ने उसके राष्ट्र को परतंत्र बनाया था। उसके आक्रमण के कारण ये संपूर्ण देश तबाह और बर्बाद हो गया था। कलिंग की धरती कलिंग वासियों के रक्त से लाल हो गई थी और लाखों सुहागनियों के मांग का सिंदूर धुल गया था। नीलमणि अशोक को एक हत्यारे के रूप में देखता है। उसके राज्य सिंहासन के तथा उसकी मिट्टी से घृणा करता है। गंगा के किनारे स्थित अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र की मिट्टी पर व्यंग करता हुआ कहता है, यहाँ की गली में ढोंग है, यहाँ के बाजार में ढोंग है, यहाँ के झोपड़ों में ढोंग है, यहाँ की अटालिकाओं में ढोंग है, यहाँ के नागरिकों ढोंगी है, यहाँ की नागरिकाएं ढोंगी है। इस गंगा में पानी भी ढोंग है राजकुमारी। नीलमणि एक भावुक युवक भी है। कलिंग की पराजय से जब उसके अंतःस्थल में क्रोध और क्षोभ की आंधी उठती है, तब निराशा की गहन तरमिस्ता में वह खो जाता है। पराजय से छत विछत उसका अंतःस्थल उसी को धिक्कारने लगता है। संघमित्रा के समक्ष उसका भावुक हृदय कितने विहल स्वर में कहता है, खंडहर पर नई इमारत बन सकती है, खंडहर खुद इमारत नहीं बन सकता। जो उजड़ गया वह उजड़ गया, जो नया आ गया वह नया आ गया। कलिंग मर चुका। कलिंग के अनेक राजपुरुषों और राजकुमारों के साथ ही यह तुच्छ नीलमणि भी मर चुका। देश प्रेम के अटूट संगीत के साथ नीलमणि भी में चारित्रिक दृढ़ता भी है। वह सम्राट अशोक के प्रलोभनों का कभी स्वीकार नहीं हो पाता है। वो जो वीर है वह शत्रु के प्रति कभी आसक्त हो ही नहीं सकता। जिसने उसकी मातृभूमि को शमशान में परिणत कर दिया है, उसको सदा अविश्वास की दृष्टि से देखना उनके लिए स्वाभाविक है। अशोक के हृदय परिवर्तन के पश्चात भी उसके कांस्य वस्त्र के नीचे कलंक की कलिमा तथा ढोंग को ही देखता है। अतः उसका चरित्र एक सच्चे देशभक्त का चरित्र ही परिलक्षित करता है। सच्चे देशभक्त का चरित्र बड़ा ही निर्मल और पवित्र होता है। उसके अंदर पाप और दुर्वासना का दर्शन हो ही नहीं सकता। इस कसौटी पर भी नीलमणि का चरित्र खरा उतरता है। उसने सदा मानव चरित्र की मर्यादा की रक्षा की। अशोक के राजमहल में रहकर उसकी पुत्री संघमित्रा के संपर्क में आकर भी उसके मन में वासना की नरकाग्नि कभी प्रज्वलित नहीं हो पाती है। वह सदा अपने देश की चिंता में निमग्न रहता है। वस्तुतः रामवृक्ष बेनीपुरी के इस नीलमणि की तुलना जयशंकर प्रसाद के सिंहरण से की जा सकती है। वस्तुतः इसका चरित्र अत्यधिक सफल और सशक्त रूप से चित्रित हुआ है। नीलमणि का अंतः प्रेम का पावन प्रकाश से सदा आलोकित है। जल मार्ग से जब संघमित्रा सिंहल द्वीप पहुंचकर शांति, प्रेम, अहिंसा आदि के संदेशों का प्रचार करती है, तब वहां नीलमणि भी पहुंचता है। बोधि वृक्ष के बिरवा के नीचे जब संघमित्रा एक सहस्त्र दीपक जलाती है, तो उनके दिव्य प्रकाश में नीलमणि भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है। इस दीक्षा के पश्चात उसके हृदय से प्रति हिंसा की भावना मिट जाती है। सच्ची शांति के सुख का अनुभव उसे होने लगता है। काषाय वस्त्र धारण कर बोधि वृक्ष के बिरवा के नीचे जब बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्रोच्चार होता है, तब उसका हृदय शीतलता से भर जाता है। वह संघमित्रा से क्षमा याचना करता है। दया प्रेम, क्षमा, करुणा आदि मानवीय गुणों से उसका अंतःस्थल लबालब भर जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि नीलमणि के वीर, पावन एवं राष्ट्रभक्ति से पूर्ण चरित्र में गतिशीलता है, पवित्रता है तथा मानववाचित गरिमा है। चलिए अब हम लोगों का एक ही क्वेश्चन है ना, देख लेते हैं। चलिए कि अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, महेंद्र का चरित्र चित्रण। तो महेंद्र कौन है पता है आप लोगों को, ये अशोक का पुत्र है, ठीक है। तो देखिए अब आप लोगों का नेक्स्ट क्या है, महेंद्र का चरित्र चित्रण करें। तो बेनीपुरी, विरचित, संघमित्रा और सिंहल विजय एकांकियों का महेंद्र एक ऐतिहासिक पात्र है। यह बेनीपुरी की लेखनी से चित्रित होकर अत्यधिक प्राणवान हो गया है। उसका चरित्र इतिहास का कंकाल नहीं, समाज की स्वाभाविक मूर्ति है। इसके चरित्र में इतिहास की कल्पना का सफल सम्मिश्रण है। इन दोनों एकांकी नाटकों के प्रारंभ में
महेंद्र शक्ति के उपासक बने दिख पड़ते हैं। अपने पिता के संस्कार के अनुरूप राज्य विस्तार की कामना और युद्ध लोलुपता उसमें विद्यमान है। वह कठोर हृदय वाला पुरुष है, अतः उसके अंतःस्थल में भय का लवलेश नहीं है। संघमित्रा नाटक में वह संघमित्रा से स्पष्ट कहता है, पगली, मर्द डरा नहीं करते हैं। विजय की भूख में महेंद्र आंकर डूबे प्रतीत होते हैं। सिहल विजय में महेंद्र अपनी विजय लालसा जन्य प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए कहता है, विजय राज्य की खुराक है कुणाल, विजय की आकांक्षा गई, राज्य गया। इसकी मान्यता है कि विजय की लालसा एक नशा है, यदि एक बार होठों से लग गया तो छूट नहीं सकता। महेंद्र अपने पिता के समान ही क्रूर और शोषक है। अहम से जर्जर उसका व्यक्तित्व विजय की लालसा से वशीभूत दिख पड़ता है। वह गरुड़ की तरह जीत की आकांक्षी है। उसकी कठोरता का पूर्ण परिचय युद्ध भूमि में मिलता है। दूसरे की मृत्यु और संहार में उसे अपार आनंद की उपलब्धि होती है। इसकी क्रूरता और निष्ठुरता की पराकाष्ठा उस समय परिलक्षित होती है जब वे बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारने पर तत्पर हो जाते हैं। वे बौद्ध भिक्षुओं से शांति के आशीर्वाद पाने के आकांक्षी नहीं है, वरन विजय प्राप्ति की तृष्णा उनके रोम रोम में भरी हुई है। अपने निष्ठुर प्रवृत्ति के कारण ही वे कुणाल की कला, प्रियता और सुकुमारता पर व्यंग करते हैं। वे क्रोध और हिंसा के उपासक है। रक्त तर्पण में अपनी अटूट आस्था है, उनकी अटूट आस्था है। क्रोध प्रदर्शन और रक्त तर्पण में उन्हें देवता का दर्शन होता है। जब अपने पिता अशोक के द्वारा वे सिंहल विजय के कार्यक्रम से अवगत होते हैं, तब उनका हृदय आनंद के दोलक पर झूलने लगता है। उनको एक नए रक्तपात के अवसर का आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि स्थिति कुछ दूसरी ही होती है। मनोविज्ञान के आधार पर महेंद्र का वीर तथा क्रूर होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति पर वंशगत संस्कार अवश्य पड़ता है। महेंद्र के पिता अशोक की क्रूरता इतिहास प्रसिद्ध है, अतः पिता के चरित्र और स्वभाव का प्रभाव उनके चरित्र और स्वभाव पर पड़ना स्वाभाविक है। किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि महापापी व्यक्ति भी अंतोगत्वा साधु और तपस्वी हो जाता है। वाल्मीकि महाचंडाल थे, तुलसी काम वासना से आक्रांत थे, अम्बवाली भोग, कामना और विलास लिप्त रहने वाली थी, परंतु उनके जीवन में कितना बड़ा पटाक्षेप हुआ, परिवर्तन हुआ, यह इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षर में अंकित है। हम देखते हैं कि अंधकार के बाद प्रकाश की सुनहली किरणें फैलती है। रात्रि के पश्चात प्रभात का मंगलदायक दृश्य उपस्थित होता है। इसी प्रकार पाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर पुण्य से पराजित हो जाता है। महेंद्र के जीवन में भी महान परिवर्तन होता है। मानवता के भक्षक बौद्ध भिक्षुकों के उपदेश से मानवता का निष्कलुष दीप प्रज्वलित होता है। वे विश्व कल्याण की पताका लेकर पूरी निष्ठा के साथ नया अभियान प्रारंभ करता है। अनेक विघ्नों को झेलते हुए सिंहल द्वीप चले जाता है और वहाँ शांति, प्रेम, अहिंसा के मानवीय संदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ के राजा और प्रजा के हृदय पर विजय प्राप्त करते हैं। उनको यह विश्वास हो जाता है कि तलवार से जो विजय प्राप्त होती है वह क्षण भंगुर है, कलुष से भरी हुई है, किंतु प्रेम से जो विजय प्राप्त होती है वह निष्कलुष होती है, शाश्वत होती है। वीर महेंद्र ने भी जब बुद्धम शरणम गच्छामि की दीक्षा ली, तब अपने स्वभाव और चरित्र के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। भारत से सिंहल द्वीप तक पहुंचने के मार्ग में उन्होंने संकटपूर्ण मार्गों का एक दृढ़ निश्चय की तरह साहस के साथ सामना किया। चूंकि वे दृढ़ निश्चय बने तथा अपने मार्ग में निरंतर बढ़ते रहे, इसलिए वे सिंहल में अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल सिद्ध हुए तथा सिंहल वासियों ने देवता के सदृश पूजने लगे। अंत में हम देखते हैं कि कुमार महेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर विश्व कल्याण की उपासना में समर्पित हो जाता है। सांसारिक रिश्तों से उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि अपनी बहन संघमित्रा के द्वारा वे भैया कहा जाना भी उचित नहीं मानते हैं। सिंहल की अत्यधिक विजय को वे अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि इस विजय में विजयी और विजित का भेद नहीं रह जाता, यहाँ पराजय का नामो निशान समाप्त हो जाता है। इस प्रकार संघमित्रा और सिंहल विजय दोनों ही नाट्य कृति में बेनीपुरी ने कुमार महेंद्र का चरित्र चित्रण पर्याप्त विस्तार और सफलता के साथ किया है। तो ये तो मैं आप लोगों को संघमित्रा के जो भी था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी। अब मैं आप लोगों को संघमित्रा से रिलेटेड जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ स्पष्ट आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो तो कहानी में थोड़ा अगर जान गए ना कि हाँ इसमें किसके बारे में बताया गया, अशोक की पुत्री रहती है संघमित्रा, उसी के बारे में बताया गया। वो बहुत ही अच्छी लड़की रहती है। उनका कहना है कि वो युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं रखती, वो समझती है कि प्यार से कुछ भी किया जा सकता है, मतलब प्रेम से वो युद्ध को जीतना चाहती है, ठीक है, प्रेम से दिल पे वास होता है। यही सब है फालतू बात सब, मतलब कि जो था वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए क्या है, अब हम लोग ये वाला देखते हैं, अर्थ स्पष्ट करने वाला। जब मृत्यु सामने होती है ना,
आदमी भीषणतम संकल्प पर उतारू हो जाता है मित्रे। सत्य को देखना कठिन है तो उसका कहना कठिनतर, और राजकुमारी उसका सुनना तो शायद कठिनतम। कहने का क्या मतलब है, देखिए सत्य को देखना तो कठिन काम है ही, और कोई आप लोग को सत्य को सुना रहा है तो वो सुनना उससे भी ज़्यादा कठिन है। और उससे भी ज़्यादा कठिन है क्या है, सत्य को देखना तो कठिन है, ठीक है, लेकिन उस सत्य को आप लोगों को कोई कह रहा है ना तो वो तो और कठिन है, और उससे भी ज़्यादा कठिन है कि उस सत्य को सुनना। तो ये पंक्तियाँ रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य में कलिंग कुमार नीलमणि की उक्ति है, ठीक है। नीलमणि गंगा की विशाल जलराशि पर अस्तचलगामी सूर्य की किरणों के आवर्तन से सज्जित स्वर्णाभ सौंदर्य के अवलोकन पर मुग्ध हो रही संघमित्रा से कहता है कि आप बिल्कुल कवि है, आप सत्य नहीं देख सकते। सत्य को देखना कुछ आसान काम नहीं। नीलमणि की इस टिप्पणी पर जब संघमित्रा सत्य की जिज्ञासा करती है तो नीलमणि उक्त संवाद बोलता है। नीलमणि सम्राट अशोक द्वारा ध्वस्त कलिंग राजा का अनाथ हुआ राजकुमार है, जिसके पास अब कुछ भी नहीं है। वह सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार लिप्सा के कारण उसके साम्राज्य की प्रत्येक विभूति से विकृति देखता है। पतित पावनी गंगा भी उसे विकृतियों से दूषित दिखती है। दरअसल नीलमणि का क्षुब्ध आहत मन सम्राट अशोक के अत्याचारपूर्ण व्यवहारों से इतना आतंकित और उत्पीड़ित है कि उसकी भाव प्रवणता और उसकी सौंदर्य चेतना कुंठित हो चुकी है। दरअसल नीलमणि संघमित्रा से यह कहना चाहता है कि जिस गंगा को देखकर वह भाव विभोर हो रही है उसमें रक्त और आंसू का प्रभाव है। मित्रा नीलमणि की इस धारणा को स्वीकार नहीं करेगी। वह जानता है मित्रा इस सत्य को नहीं देख रही है, इस सत्य को उसके सामने प्रकट करने में उसे हिचक हो रही है, और इस सत्य को सुनना मित्रा के लिए अत्यंत कष्टकारक होगा। इन्हीं तीनों स्थितियों को लक्ष्य करते हुए नीलमणि कहता है कि सत्य को देखना कठिन है तो उसका कहना कठिनतर, और उसका सुनना तो शायद कठिनतम, ठीक है। यदि प्रसंग से हटकर नीलमणि से उक्त संवाद में निहित तथ्य पर गौर किया जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से हमें इसकी महत्व स्वीकार करनी होगी। सामान्यतः हम सत्य को अपने जीवनगत व्यापारों में सहजता से नहीं देख पाते। जिसे सत्य कहा जाएगा उसे सुनकर कष्ट होगा, इसलिए संकोचवश सत्य कह नहीं पाते, और सत्य से विमुख रहने के कारण हम सत्य को सुनकर क्षुब्ध उठते हैं। हमारा असत्यजीवी प्रपंची मन उस सत्य की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। इन व्यवहारिक पहलुओं पर गौर करने पर हमें नीलमणि की उक्ति उचित जान पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता दी हूँ। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उसका जो नेक्स्ट है हम लोगों का वो वाला, ठीक है। क्या जब शाम को हम विजयी हुए तो पाया हम मुर्दों के देश के राजा है। उफ, रक्त का समुद्र हिलोर ले रहा था। मानवता चीख पुकार कर अंतिम दम तोड़ रही थी। प्रस्तुत गद्यांश एकांकिका रामवृक्ष बेनीपुरी प्रणीत संघमित्रा एकांकी से उद्धृत है। यह एकांकी रामराज्य नामक एकांकी संग्रह के अंतर्गत है। प्रस्तुत कथन महेंद्र का अपनी बहन संघमित्रा के प्रति है। जब संघमित्रा अपने भाई से कलिंग के घमासान युद्ध के बारे में पूछती है तब महेंद्र द्वारा कलिंग युद्ध का लोमहर्षक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने अपने सैनिकों के सहयोग से घमासान युद्ध किया था। इस युद्ध में कितने ही सैनिक मारे गए। युद्ध के समाप्त होने पर जब सम्राट अशोक को विजयश्री प्राप्त हुई तब उसे युद्ध में रक्तपात और नरसंहार का दृश्य दिखाई दिया। उसे यह सब देखकर यही लगा कि जैसे वह मुर्दों के देश का राजा बना है। कितना लोमहर्षक वह दृश्य रहा होगा कि रक्त का समुद्र हिलोर ले रहा था। मानवता चीख पुकार कर अंतिम दम तोड़ रही थी। प्रस्तुत अंश में कलिंग युद्ध के लोमहर्षक दृश्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए कितना क्वेश्चन है इसमें, 3 4 है अभी थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लोग। क्या सत्य, नग्न सत्य जो पर्दे के पीछे है वह कठोर सत्य। यह गंगा, यह विशाल नदी, यह आप लोगों की साम्राज्य लिप्सा का प्रतीक है राजकुमारी। इससे आपको बढ़ने की प्रेरणा दी है, फैलने की प्रेरणा दी है। तो राजकुमारी रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य में गंगा नदी पर नीलमणि द्वारा की गई यह टिप्पणी राजपाट घर समाज सुख शांति से विहीन होकर निस्व और निसहाय हुए एक राजकुमार के उद्भ्रांत चिंता का विक्षोभ विस्फोट है। सम्राट अशोक की राजधानी गंगा तट पर अवस्थित राजा प्रसाद के एक प्रकोष्ठ से कलिंग कुमार नीलमणि गंगा को देख रहा है। वह गंगा की विशालतम वेगपूर्ण प्रभाव और उसकी गहराई को देखकर एक तरह से आतंकित है। गंगा का विस्तार उसे सम्राट अशोक की साम्राज्य विस्तार लिप्सा की याद करा देता है। उसका विभ्रांत मन गंगा के उद्दाम विस्तार में आतंक, अत्याचार और उत्पीड़न की गतिविधियों को क्रियान्वित होते देखता है। जिस गंगा का युग युग से गरिमा गान होता रहा है उस गंगा को नीलमणि की अस्वस्थ अंतर्दृष्टि एक अभिशाप के रूप में देखती है। दरअसल एकांकीकार ने इन पंक्तियों की रचना अशोक के हिंसक वृत्ति के शिकार हुए कलिंग राजा के एक जीवित बचे हुए व्यक्ति के मन में अशोक के साम्राज्य विस्तार के संबंधी धारणाओं को प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, जिसका घोंसला जला दिया गया हो ना, वह पंछी भी शांत हो सकता है राजकुमारी। उद्धृत वाक्य रामवृक्ष बेनीपुरी के एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य से सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा के प्रति कलिंग कुमार नीलमणि का संवाद है। ज्ञात है कि सम्राट अशोक की साम्राज्य विस्तार लिप्सा का शिकार होकर कलिंग राजा समाप्त हो चुका है। कलिंग कुमार नीलमणि अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न अपना घर द्वार है न सुख साधन, वह हर दृष्टि से एक अकेला व्यक्ति है। संघमित्रा के मन में नीलमणि के प्रति स्नेह और सहानुभूति है। वह चंचल चित्त नीलमणि को, जो गंगा को देखकर कहता है कि जिसका घोंसला जला दिया गया हो ना, वह पंछी कैसे शांत रह सकता है। नीलमणि रूपी पंछी का कलिंग रूपी घोंसला हिंसावादी अशोक द्वारा एक छत्र राज्य स्थापित करने के क्रम में जला दिया गया। फिर नीलमणि शांत कैसे रहे, इस छोटे सरल वाक्य में व्यवहारिक जीवन का महान तथा तथ्य छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता है कुमार, हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें। प्रस्तुत पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी की एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य से उदित है। इन पंक्तियों में अशोक की पुत्री संघमित्रा के कलिंग कुमार नीलमणि के प्रति उद्गार व्यक्त हुए हैं। संघमित्रा एक सहिष्णु नारी है, विपत्तियों में कभी विचलित नहीं होती है, उसका अंतःस्थल उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं से दीप्त है। वह अतीत पर पश्चाताप करके अपने जीवन को कुंठित बनाने के बजाय आशा को संबल लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षी है। इसी भावना से आंदोलित होकर वह निराशाग्रस्त नीलमणि को भी समझाती है। अतीत का गीत दोहराने से कुछ नहीं होता कुमार, हम वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता करें। इस प्रकार बेनीपुरी जी ने संघमित्रा को मानवतावाद की उपासिका के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, बस 2 ही 3 4 है, नहीं अभी है, अरे यार, अच्छा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, किंतु राजकुमारी खंडहर पर नई इमारत बन सकती है, खंडहर खुद इमारत नहीं बन सकता। जो उजड़ गया उजड़ गया, जो नया आएगा वह नया आएगा। तो ये पंक्ति रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के दूसरे दृश्य से उद्धृत है। इन पंक्तियों में एक आहत हृदय व्यक्ति के सत्य से उद्गार व्यक्त हुए हैं। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा कलिंग कुमार नीलमणि को सांत्वना देते हुए कहती है कि यदि वह चाहे तो कलिंग का भाग्य सूर्य फिर 16 कला से दीप्त हो सकता है, अर्थात फिर से कलिंग राज्य का भव्य निर्माण हो सकता है। इस पर नीलमणि कहता है कि खंडहर पर नई इमारत तो बन सकती है, पर स्वयं खंडहर नई इमारत नहीं बन सकता। जिसका घर द्वार उजड़ गया है ना, वह तो उजड़ गया, उजड़े हुए स्थान पर जो निर्माण होगा वह तो नया होगा, उसका स्वरूप नया होगा, परिवेश नया होगा, वह पूर्व रूप में या मूल रूप में खड़ा नहीं हो सकता। स्वयं नीलमणि ही अब कलिंग का राजकुमार नहीं रह गया, उसका पूर्व रूप कलिंग राज्य के ध्वंस के साथ ही ध्वस्त हो चुका है। वर्तमान का नीलमणि तो अतीत के नीलमणि का भूत है, जिसे संघमित्रा ने स्नेह, सहानुभूति और सद्भाव से सेवा शुरू से अब तक जीवित रखा है। चलिए नेक्स्ट है आप लोग का क्या है, विजेता और विजित की मनोदशा में आकाश पाताल का अंतर होता है। दोनों बिल्कुल 2 वस्तुएं हैं, न तुम लोग हमें समझ सकोगे न हम तुम्हें समझ सकेंगे। हम समांतर रेखा है, एक बिंदु पर नहीं मिल सकते। देखिए विजेता कौन होता है, जो जीतने वाला है, विजित कौन होता है, हारने वाला। तो आप सभी को पता होगा जो जीतने वाला रहता है उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है, जो हारता है उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। मतलब दोनों आपस में समांतर रेखा है, और आप सभी को पता होगा कि समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती है। तो संघमित्रा एकांकी के द्वितीय दृश्य से उदित पंक्तियां में नाटककार बेनीपुरी ने कलिंग कुमार नीलमणि से विजेता और विजित की मनोदशा का, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अच्छा फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नीलमणि से विजेता और विजित की मनोदशाओं का विवेचन विश्लेषण कराया है। कलिंग कुमार अपने राष्ट्र की गौरव रक्षा से आहत होने पर, अच्छा इसको हटा देते हैं, हटाइए इसको, अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, आँख पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते। अरे इससे तो हमारा वो PDF बनाने के क्रम में थोड़ा सा कोई फ़ोटो खींचे होंगे ना, तो वो थोड़ा सा टिल्ट आ गया, थोड़ा टेढ़ा आ गया होगा, ठीक है। अरे इससे तो हमारा सागर अच्छा, जो ना अपने रंग को छिपाता है ना अपने स्वाद को, संसार भर का विष पीकर जो नीला बना है ना, संसार भर के आंसू आत्मसात कर जो खड़ा हो चुका है, जो अपनी जगह नहीं छोड़ता वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। प्रस्तुत पंक्ति रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित संघमित्रा के द्वितीय दृश्य से संघमित्रा के प्रति नीलमणि के संवाद रूप में अवतरित हुई है। इन पंक्तियों में सम्राट अशोक के हिंसा तांडव से नष्ट हुए कलिंग के राजकुमार नीलमणि के क्षुब्ध हृदय का आक्रोश अभिव्यक्त हुआ है।
नीलमणि स्वस्थ चित्त नहीं है। सम्राट अशोक की पुत्री राजकुमारी उसके प्रति सहानुभूति और स्नेह प्रकट करती हुए उसे सामान्य मनस्थिति में लाने का प्रयास कर रही है, परंतु नीलमणि का हृदय इतना आहत है कि वह सहज भाव से संघमित्रा की बातों को स्वीकार कर नहीं रहा है। पाटलिपुत्र के प्रति उसकी घृणा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सम्राट अशोक और उसके साम्राज्य की समस्त गतिविधियों के प्रति वह जुगुप्सा से अभिभूत है। उसे सारा पाटलिपुत्र ढोंगों से भरा दिखता है। उसकी दृष्टि से पाटलिपुत्र के गली कूची, झोपड़ी, अट्टालिकाएं, नागरिक नागरिकाएं सभी ढोंगी है। पाटलिपुत्र के प्रति घृणा भरी उसकी दृष्टि गंगा के पानी में भी ढोंग ही देखती है। नीलमणि की उक्ति में गंगा की तुलना में सागर की श्रेष्ठता है। सागर की गंभीरता और मर्यादा दर्शाई गई है। कलिंग का नीला सागर संसार भर का विस्थापन करने के कारण नीला है। संसार भर के आंसू को आत्मसात कर लेने के कारण उसका जल खरा हो चुका है। वह नदियों की तरह अपनी जगह नहीं छोड़ता, उसकी मर्यादा कभी नहीं डिगती। तात्पर्य यह है कि नीलमणि के समान सागर ने संसार का विष स्वयं में समेट लिया है। संसार को विष नहीं पिलाया है, उसने दूसरों को आंसू नहीं बहाए हैं, उन्हें आत्मसात कर लिया है, जिसके फलस्वरूप उसका जल खारा हो चुका है। वह सागर गंभीर है, उछल नहीं। वह न अपनी जगह छोड़ता है, न अपनी मर्यादा का सीमा उल्लंघन ही करता है। ठीक है, कितना है? 10, 11, 12, जस्ट वेट, कितना है टोटल? 13 है। ठीक है, और हम लोग अभी टाइम हो चुका है, 30 मिनट हो चुका है। फिर भी हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, अब अलग वीडियो थोड़ी बनाऊंगी मैं इसके लिए। चलिए यहाँ से देखिए 9 से। हाँ हाँ प्रेम की, और जानती हो मल्लिके, प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो रुख है। अलग रूप किंतु शरीर एक, अलग शब्द किंतु अर्थ एक, बोल अलग किंतु मोल एक। तो प्रस्तुत गद्यांश संघमित्रा एकांकी के तीसरे अंक से उद्धृत है। इसके एकांकिका रामवृक्ष बेनीपुरी है। इन पंक्तियों में लेखक ने प्रेम और युद्ध के पारस्परिक अटूट संबंधों पर प्रकाश डाला है। अशोक की पुत्री संघमित्रा मानव समाज में सतत प्रेम की ज्योति जलाने वाली एक नायिका है। वह सम्राट अशोक की पुत्री है। अशोक कलिंग पर चढ़ाई करता है और उस भीषण लड़ाई में असंख्य सैनिक मारे जाते हैं। संघमित्रा के हृदय में भावुकता कूट कूट कर भरी हुई है। वह कलिंग देश के नीलमणि से प्यार करती है। उसके जीवन में प्रेम की जो तरह लहर तरंगित होती है वह कभी मिटती नहीं, सदैव उठती रहती है। उसके प्रेम में वासना नहीं, आत्मसमर्पण की भावना है। उसका विवाह नीलमणि से नहीं हो पाता, लेकिन नीलमणि के लिए उसका हृदय सदैव हाहाकार करता रहता है। वह अपने आप को मानसिक रूप से नीलमणि की पत्नी मानती है। सामाजिकता के नाते वह शरीर तो अपने पति को अर्पित करती है, लेकिन मानसिक स्तर पर नीलमणि से प्रेम करती है। वह युद्ध और प्रेम को एक ही सिक्के के दो रूप मानती है। मल्लिका जो उसकी परिचायिका है, उसे वह कहती है युद्ध और प्रेम का स्वरूप एक ही है। संघमित्रा का प्रेम वासनात्मक नहीं है, सात्विक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? और जानती हो मल्लिके, प्रेम और युद्ध एक ही, ये तो हम लोग देख लिए ना, एक ही क्वेश्चन 2 बार दे दिया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। और जानती हो मल्लिके, प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू है, अलग रूप किंतु शरीर एक, अलग शब्द किंतु अर्थ एक, बोल अलग किंतु मोल एक। तो ये पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के तीसरे दृश्य में संघमित्रा और मल्लिका की परस्पर वार्ता के क्रम में मल्लिका के प्रति संघमित्रा के संवाद रूप में आई है। संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है और मल्लिका संघमित्रा की परिचारिका। संघमित्रा अब विवाहिता है। नीलमणि उसके जीवन से, पाटलिपुत्र से अलग हो चुका है। फिर भी नीलमणि की बातें संघमित्रा के कानों में गूंजती रहती है। वह नीलमणि को भूल नहीं पाई है। पाटलिपुत्र को धिक्कारने वाला और गंगा के पानी में ढोंग देखने वाला उद्भ्रांत चिंत नीलमणि उसके हृदय प्रदेश से विचरण करता रहता है। कलिंग उसके पिता के लिए चुनौती थी, नीलमणि संघमित्रा के लिए। एक ने युद्ध की निरर्थकता सिद्ध की, दूसरे ने प्रेम की। इसी प्रसंग से जुड़े भाव प्रभाव में संघमित्रा उक्त संवाद बोलती है। संघमित्रा कहती है कि प्रेम और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिनके रूप, शब्द और बोल तो अलग अलग होते हैं, किंतु शरीर, अर्थ और मोल एक ही होते हैं। हृदय के जिस स्थल से वैर भाव फूटता है, जिसके कारण युद्ध होता है, उसी स्थल से प्रेम और पीयूष प्रभाव भी उच्छ्वासित होता है। जो युद्ध करता है उसमें प्रेम भाव का प्रस्फुटन भी होता है। युद्ध और प्रेम दोनों का ही लक्ष्य कुछ प्राप्त करने की दिशा में स्थित होता है। दोनों ही स्थितियों में कर्ता की कीमत चुकानी पड़ती है, महत्व के लिए, उपलब्धि के लिए। उद्धृत पंक्तियों में यही भाव निरूपित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आप लोग का? चोट खाया हुआ आदमी बीच में नहीं रुकता। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी गया हुआ है। चोट खाया हुआ आदमी बीच में नहीं रुकता, वह छोर खोजता है, छोर और उसे पाकर ही दम लेता है।
प्रस्तुत गद्य संदर्भ संघमित्रा एकांकी के तीसरे अंक से लिया गया है। संघमित्रा सम्राट अशोक की पुत्री है। कलिंग की राजकुमारी नीलमणि और संघमित्रा आंतरिक प्रेम के बंधन में आबद्ध है। कलिंग विजय के क्रम में अशोक पूर्णतः अमानवीय व्यवहार करता है। कलिंग विजय के क्रम में अशोक की मनोस्थिति एक उन्मत्त सम्राट की हो गई थी, जिसकी आंखों पर खून सवार हो गया था। संघमित्रा आभ्यंतरिक रूप से यह नहीं चाहती थी कि खून खराबा हो, लेकिन प्रत्यक्षतः वह विरोध नहीं कर सकती थी। संघमित्रा नीलमणि को चाहकर भी उसकी विवाहित पत्नी नहीं बन सकी थी, लेकिन उसकी प्रेम भावना कुंठित नहीं हो सकी थी। एक तरह से सम्राट उसे साधना की कसौटी पर कसता रहता है। नीलमणि की जी जान से चाहकर मित्रा उसे नहीं पा सकी थी। साधना की कसौटी की बात सुनकर मल्लिका कुछ समझ नहीं पाती है और पूछती है कि यह कसौटी क्या है। इस पर आशंका व्यक्त करते हुए वह कहती है कि कलिंग ने पिताजी को जो ठेस दी है, उसका प्रारंभ ही अभी देख रही हो। चोट खाने पर आदमी की मुद्रा आक्रामक हो जाती है, वह बीच में रुकता नहीं, उसका अनाचार बढ़ता जाता है। जब तक चोट खाए आदमी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक उसका अनाचार रुकता नहीं। संघमित्रा को ऐसी आशंका है कि कलिंग के युद्ध से अशोक की मानसिकता बदल गई है, अतः उसे भी मानसिकता का सामना करना पड़ेगा। चलिए, अब 2 ही है हम लोगों का, खत्म ही होगा। सिर्फ बदलता ही नहीं है, बदला हुआ आदमी संसार को ही बदल देता है। हम बदल गए, हम संसार को बदलने चले हैं। हम संसार को बदल देंगे, उसे ऐसा बना देंगे जिसमें न विजेता हो, न विजित, न युद्ध हो, न पराजय, न हिंसा हो, न घृणा। जहाँ व्यक्तित्व टुकड़ों में न बटे, जहाँ हृदय खींचातानी में न पड़े, जहाँ मानव आकांक्षा की परिणति हो ज्ञान हो, मानव कल्याण में। तो प्रस्तुत पंक्ति रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के चौथे दृश्य से नीलमणि के प्रति संघमित्रा के संवाद रूप में आई है। ठीक है। संघमित्रा शांति का संदेश लेकर सिंहल जा रही है। उसका बेड़ा कलिंग तट पर ठहरा हुआ है। वह नीलमणि से उसकी भेंट हो जाती है। जब नीलमणि संघमित्रा से यह जिज्ञासा करता है कि आदमी बदलता भी है, तब संघमित्रा उक्त संवाद बोलती है। सम्राट अशोक की प्रेरणा से संघमित्रा और उसका भाई महेंद्र सिंहल द्वीप में शांति का संदेश लेकर जा रहे हैं। अब सम्राट अशोक की हिंसक और युद्ध उन्मुख प्रवृत्ति का अंत हो चुका है। कलिंग युद्ध में साम्राज्य पिपासु जिस अशोक की हिंसक वृत्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, उसी के अंत्यकरण में अब हिंसा के स्थान पर प्राणी मात्र के लिए प्रेम और सद्भाव का सरिता फूट रही है। संघमित्रा और महेंद्र का सम्राट अशोक के शांति संदेश को लेकर सिंहल द्वीप जाना अशोक के हृदय परिवर्तन का ही प्रमाण है। संघमित्रा के इस संवाद के एक महत्वपूर्ण तथा अभिव्यक्त हुआ है। यह आवश्यक नहीं कि स्वभाव से जो व्यक्ति आज हिंसावादी है, वह जीवन भर हिंसावादी ही रहेगा। उसकी जीवनगत घटनाएं या परिस्थिति संभव है उसकी हिंसावृत्त को अहिंसाविद में परिणित कर दे और उसका जीवन धारा एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ जाए। इतिहास प्रसिद्ध सम्राट अशोक, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात रहा है, कालांतर में प्रियदर्शी अशोक के रूप में सुप्रसिद्ध हो गया है। जब आदमी बदलता है तो उसके इस बदलाव का असर दूसरों पर भी पड़ता है। उसके आचरण दूसरों को भी प्रभावित प्रेरित करते हैं। इस दृष्टि से संघमित्रा का यह कथन है कि हम बदल गए हैं, हम संसार को बदलने चले हैं, युक्ति संगत प्रतीत होता है। सम्राट अशोक अब इतना शांति प्रिय हो चुका है कि वह संपूर्ण जगत में शांति स्थापित करना चाहता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसका पुत्र महेंद्र तथा उसकी पुत्री संघमित्रा शांति का संदेश लेकर निकले हैं। यह संदेश है मानव के प्रति मानव के प्रेम और सद्भाव का। यह संदेश है युद्ध और घृणा के विमुख होने का, विजय पराजय से ऊपर उठने का, व्यष्टि तुष्टि के स्थान पर समष्टि के सुख और कल्याण का। संघमित्रा के इस संवाद में सम्राट अशोक के शांति संदेश का उजागर होता है। चलिए, अब हम लोगों का लास्ट ही है। ठीक है, अभी हम लोग पता है क्या पढ़ रहे हैं, संघमित्रा पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रकाश धीरे ही धीरे फैलता है नीलू, यह तो अंधकार है जो एक ही बार में ढक लेता है। उद्धृत पंक्तियाँ रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित एकांकी संघमित्रा के 5वें दृश्य में नीलमणि के प्रति संघमित्रा के संवाद रूप में आई है। नीलमणि संघमित्रा से कहता है कि उसने संघमित्रा के जलपोत के पीछे अपनी नाव का पाल भी खोल दिया ताकि वह पाटलिपुत्र वालों का ढोंग निकट से देख सके, किंतु धीरे धीरे इनके ढोंग के संबंध में उसकी शंका दूर होती गई। इसी पर संघमित्रा कहती है कि प्रकाश धीरे धीरे फैलता है पर अंधकार एक बार की। संघमित्रा का यह संवाद तथ्यपूर्ण है। प्रकृति में प्रकाश और अंधकार रूपी उपासनाओं की स्थिति पर गौर कर देखेंगे तो यह बात सत्य सिद्ध होती है कि प्रकाश धीरे धीरे फैलता है पर अंधकार तीव्र गति से व्याप्त हो जाता है। सवेरा होता समय, साँझ होते समय, चंद्रोदय होते समय
संघमित्रा के संवाद में निहित प्राकृतिक तथ्य का अवलोकन किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ प्रकाश को सत्य और ज्ञान के रूप में भी तथा अंधकार को अज्ञान और मिथ्याचार के रूप में भी व्यक्त किया गया है। प्रकाश की तरह सत्य और ज्ञान का प्राकट्य सने सने होता है, जबकि अंधकार की तरह असत्य और अज्ञान का जल एक बार भी फैल जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग संघमित्रा चैप्टर खत्म किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई नई टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो एग्जामिनेशन में मदद करेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।